Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 17th chapter from Home Science class 11, and the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabrics, and this video is part 3 from this chapter. So पहले की पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पहले के पार्ट्स में हमने ये पढ़ लिया था कि कपड़े को कैसे धोना है, उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, फिर उसको ड्राई कैसे करना है। अब हम इस पार्ट में आयरनिंग पढ़ेंगे। आपने देखा होगा धुलने के बाद कपड़ों पे रिंकल्स आ जाती हैं, क्रीजेस आ जाती हैं। आयरनिंग हेल्प टू गेट रिड ऑफ दीज एंड क्रिएट क्रीजेस वेयर डिज़ायर्ड। तो आयरनिंग से क्या होती है, ये जो रिंकल्स आए होते हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं, और जहाँ पे आपको क्रीज देनी होती है वहाँ पे आप क्रीज दे भी देते हो। गुड आयरनिंग रिक्वायर्स 3 थिंग्स: हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर। तो जो अच्छी आयरनिंग है उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और प्रेशर भी होना चाहिए। एज आयरन कैन प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, इट कैन बी अ चारकोल आयरन और एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये चारकोल आयरन भी हो सकता है, जो कोयले वाला आयरन पहले आता था तो वो भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक आयरन भी हो सकता है जिससे आप कपड़े को गर्मी दे सकते हो। द चारकोल आयरन दो चीप हैज़ सर्टन डिसएडवांटेजेस। तो जो चारकोल आयरन होता है ना वो थोड़ा सस्ता तो होता है लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द कोल दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट में स्टेन द आर्टिकल बींग आयरन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन दिस टाइप ऑफ आयरन। तो देखो जो कोयला होता है ना वो कभी कभी कपड़े पे दाग भी दे जाता है। कोयला डाल के, चारकोल आयरन में क्या होता है, कोयला डाल के ही तो आयरन को गर्म किया जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कभी कपड़े पे दाग लग जाए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कपड़े के हिसाब से आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंट फाइबर ग्रुप हैव डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग फाइबर ग्रुप की अलग अलग थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ को ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, कुछ को कम गर्मी चाहिए होती है। ड्यू टू दिस दे नीड टू बी आयरन एट their specific temperatures. This can be achieved by using an electronic iron where the temperature can be controlled. तो इस वजह से इन फाइबर्स पे आप चारकोल आयरन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है इन कपड़ों के लिए अच्छा होगा क्योंकि आप जब चाहो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन में। दस इफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम देन एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर बिजली की समस्या ना हो, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी आती हो आपके यहाँ, तो आप आराम से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर सकते हो। द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर आयरनिंग इज़ मॉइस्चर। तो देखो टेम्परेचर तो हो गया, अब सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए। मॉइस्चर वुड बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड इफ़ यू स्टार्ट आयरनिंग योर क्लोथ व्हेन दे आर डैम्प आफ्टर वॉशिंग। तो देखो मॉइस्चर जो है ना वो ऑटोमेटिकली भी आ जाता है, जैसे कि धुलने के बाद आप जब कपड़े को प्रेस करने जाओ ना तो उसमें थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर रहता है। If your articles are completely dry, then you can sprinkle some water on them and roll them in towel so that moisture penetrates evenly throughout the article. देखो आपके अगर कपड़े पूरी तरह से सूख गए हैं तो आप उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दो और उसको टाल में क्या करो, रोल कर दो। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है ना वो कपड़े पे अच्छी तरह से फैल जाएगा। वाटर कैन ऑल्सो बी स्प्रेड विथ अ नॉर्मल स्प्रेइंग बॉटल। अब आप ये नहीं करना चाहते तो आप वाटर को स्प्रे भी कर सकते हो स्प्रे बॉटल के थ्रू। द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर गुड आयरनिंग इज़ प्रेशर। तो देखो हमने टेम्परेचर देख लिया, मॉइस्चर देख लिया, अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है अच्छी आयरनिंग के लिए वो है प्रेशर। This is provided manually by the movement of the iron over the article to be ironed. तो जब आप आयरन को आर्टिकल के ऊपर, कपड़े के ऊपर मूव करते हो तो उस समय प्रेशर जो है खुद आप कपड़े के ऊपर डालते हो। आयरन इज जनरली मूव्ड ऑन द क्लोथ्स along the length। तो जो आयरन होता है लेंथ वाइज कपड़े पे क्या करता है, मूव करता है। द आर्टिकल्स विच मे स्ट्रेच और लूज देयर शेप बाय मूवमेंट ऑफ आयरन, फॉर एग्जाम्पल लेसेस, शुड बी प्रेस्ड एंड नॉट आयरनड। तो जो
कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं ना जो आयरन करने के टाइम पे थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं या उनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो उनको क्या आपको करना है, उनको आपको मतलब मूवमेंट नहीं कराना आयरन का उनके ऊपर, आपको सिर्फ उसको हल्का हल्का प्रेस करना है। प्रेसिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग द हॉट आयरन एट वन प्लेस ऑफ ऑन द क्लोथ, देन लिफ्टिंग इट एंड देन कीपिंग इट एट अनदर प्लेस ऑन द क्लोथ। अब इसमें प्रेसिंग में क्या होता है कि कपड़े पे एक बार आपने आयरन रखा, दबाया, फिर उसको उठा दिया, फिर दूसरी जगह रखा, दबा दिया, आप इसको कपड़े पे रख के इधर उधर मूव नहीं कराओगे। Pressing can also be used for setting of any folds like creases, hems, pockets, plackets and pleats। तो जो ये प्रेसिंग होती है ये उस समय भी की जाती है जब आप कोई क्रीज वगैरह बना रहे होते हो, पॉकेट्स को, प्लीट्स को अच्छे से सेट कर रहे होते हो, उस समय भी प्रेसिंग की ज़रूरत होती है। The table that one uses for ironing should be rightly padded and yet firm। तो जो टेबल यूज़ हो रहा है जिस पे रख के आप कपड़ा आयरनिंग कर रहे हो, वो भी राइटली पैडेड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए। द टॉप शुड हैव एन इवन सरफेस एंड शुड बी ऑफ सच साइज एंड हाइट देन इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द वर्कर। तो जो टेबल है वो इस तरह से होना चाहिए, उसका सरफेस जो है वो इवन होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, और उसका साइज़ और हाइट भी वर्कर के हिसाब से होना चाहिए। दीज डेज पैडेड आयरनिंग बोर्ड्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो आजकल तो पैडेड आयरनिंग बोर्ड्स भी मिल रहे हैं मार्केट में जिस पे आप रख के आराम से आयरन कर सकते हो। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल देन ऑन एनी लेवल सरफेस 3 to 4 layers of some thick fabric can be spread and used as a surface of ironing। तो अगर आपके पास टेबल नहीं है, आयरनिंग टेबल, आयरनिंग बोर्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनकी 3-4 लेयर बना के उसके ऊपर आयरनिंग कर सकते हो। After ironing, the article are either given specific fold or are placed on hanger depending upon the storage space available। तो आयरनिंग के बाद या तो आप कपड़े को फोल्ड करते हो या हैंगर में लटकाते हो। It is important that they are available in the finished state when required for use। तो जब आप आयरनिंग कर रहे हो तो आप ये ध्यान रख के आयरनिंग करो कि जब भी आपको उसको यूज़ करना हो तो आपको दोबारा उसको कुछ और मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा उसको आयरन ना करना पड़े। तो इस तरह से आप उसको रखो। नेक्स्ट है ड्राई क्लीनिंग। तो आयरनिंग अब हो गई, अब यहाँ पे बात की जा रही है ड्राई क्लीनिंग की कि ड्राई क्लीनिंग आप कैसे करते हो। Dry cleaning can be defined as the cleaning of fabrics in a non-aqueous liquid medium। तो ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, कपड़े में पानी यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे नॉन एक्वेस लिक्विड मीडियम यूज़ किया जाता है। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट सॉल्वेंट इज़ दैट वाइल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द fibers which causes shrinkage, wrinkle formation and color bleeding। The dry solvent do not cause fiber swelling। तो देखो जो ड्राई और वेट सॉल्वेंट होते हैं उसमें अंतर यही है कि जो वेट सॉल्वेंट होता है उससे क्या होता है, उससे कपड़े का जो फाइबर होता है ना उसमें पानी चला जाता है, और पानी जाने की वजह से जो फाइबर होता है वो सिकुड़ जाता है, उसमें रिंकल्स आ जाती हैं और कलर भी निकलने लगता है। लेकिन जो ड्राई सॉल्वेंट्स होते हैं वो कपड़े में स्वेलिंग नहीं लाते हैं, मतलब वो पानी को कपड़े के अंदर नहीं जाने देते। Hence, dry cleaning is a safe method for क्लीनिंग डेलिकेट टेक्सटाइल। तो इसी वजह से ड्राई क्लीनिंग जो है वो क्या है, सेफ मेथड है उन टेक्सटाइल के लिए जो कि थोड़े नाजुक होते हैं, जिनको ध्यान रख के धोना पड़ता है। For dry cleaning, the most common solvents used are perchloroethylene, a petroleum solvent, or a फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट। तो ये कुछ सॉल्वेंट हैं जो ड्राई क्लीनिंग के समय यूज़ किए जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग इज़ जनरली डन इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एंड नॉट एट डोमेस्टिक लेवल। तो डोमेस्टिक लेवल पे आप ड्राई क्लीनिंग को यूज़ नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ही यूज़ होता है। मतलब आपको ड्राई क्लीनिंग करानी है तो आपको उसको दुकान में देना पड़ेगा, आप घर पे नहीं कर पाओगे। द आइटम्स आर ब्रॉट टू द क्लीनर्स एंड आइडेंटिफाइड विथ अ टैग दैट इंक्लूड स्पेशल इंस्ट्रक्शन।
तो जो ये आइटम्स होते हैं ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होते हैं, इनको सिर्फ क्लीनर्स ही पहचान सकते हैं और क्लीनर ही उनको उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइटम्स आर फर्स्ट इंस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एट अ स्पॉट बोर्ड। तो सबसे पहले जो आइटम्स होते हैं जिनको आपको ड्राई क्लीनिंग में यूज़ करना है, उनको इंस्पेक्ट किया जाता है, उनको पहले एक स्पॉट बोर्ड पे लगा के देखा जाता है कि ये आइटम सही है या नहीं, कपड़े पे कोई बुरा असर तो नहीं डालेंगे। Because the solvent is used, stains that are water soluble and other hard to remove spots must be treated ऑन द स्पॉट बोर्ड। तो देखो होता क्या है कि ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, ये वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे दाग होता है। तो सबसे पहले दाग को ढूंढना ज़रूरी होता है और वहाँ पे फिर ये सॉल्वेंट लगाए जाते हैं और फिर उसको साफ़ किया जाता है। Customers who identify the stains for the dry cleaner make the cleaning task easier and ultimately improve their satisfaction with the क्लीन्ड प्रोडक्ट। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो खुद बता देते हैं कपड़े में कि कहाँ पे दाग लगा है जिसको साफ़ करना है। तो इससे ड्राई क्लीनिंग क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ड्राई क्लीनर को भी आसानी हो जाती है, उसको पता होता है कि कपड़े पे दाग कहाँ है, कहाँ पे उसको जो सॉल्वेंट है वो लगाना है। तो इससे क्या होता है कि धुलाई भी ईजी हो जाती है और कस्टमर को अपना प्रोडक्ट एक सेटिस्फाइड मैनर में मिल भी जाता है। एडिशनल ट्रीटमेंट्स दैट many dry cleaners are equipped to do include replacing button, doing minor repairs to item, replacing sizing, water repellency and other finishes like permanent creases, moth proving and क्लीनिंग फर एंड लेदर्स। इसके अलावा जो अदर ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी क्लीनर्स देते हैं कपड़ों को। जैसे अगर बटन वटन निकल गया है तो उसको भी वो लगाते हैं। छोटा मोटा कोई अगर कपड़े में खराबी आ गया है, कपड़ा फट गया है, तो उसको भी रिपेयर करते हैं ड्राई क्लीनर्स। इसके साथ साथ अगर आपको कपड़े पे कोई अलग से फिनिशिंग करानी है तो वो भी ड्राई क्लीनर कर देते हैं। Some dry cleaners also clean and sanitize feather pillows, blankets, quilts and carpets and clean and press draperies। तो कुछ ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं वो पिलो को, ब्लैंकेट को, रज़ाइयों को, इनको भी साफ़ करते हैं और जो पर्दे वगैरह होते हैं उनको भी ये साफ़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे स्टोर करना है। द वेदर इज़ नॉट द सेम ऑल द ईयर अराउंड इन आवर कंट्री, हेंस वी हैव क्लोथिंग टू मैच आवर टेम्परेचर्स। तो देखो हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में, इंडिया में जो वेदर है ना वो एक जैसा नहीं रहता पूरे साल, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से हमको कपड़े भी अपने पास रखने होते हैं। The need for specific fabrics for specific weather condition necessitates the storage of those not needed at the particular time। तो वेदर के हिसाब से अलग अलग कपड़ों की ज़रूरत हमको होती है, इस वजह से स्टोरेज की जो ज़रूरत है ना वो भी हमारे को होती है। जब हमको कपड़े की ज़रूरत नहीं है तो हमको उसको स्टोर करना पड़ता है। वॉट एवर बी द क्लोथ्स दे नीड टू बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर दे आर पैक्ड एंड स्टोर्ड अवे। तो जिस भी तरह का कपड़ा क्यों ना हो, उसको स्टोर करने से पहले, पैक करने से पहले धोया और सुखाना जाना नेसेसरी है। वुलन्स शुड बी ब्रश्ड वेल एंड ड्राई क्लीन्ड बिफोर दे आर स्टोर्ड। आल स्टेन शुड बी रिमूव्ड एंड ऑल टीयर्स मेंडेड। तो जो वुलन्स हैं उनको अच्छे से धोना पड़ेगा, उसको ड्राई क्लीन करना पड़ेगा, उसमें अगर दाग लगे हैं तो उसको भी साफ़ करना पड़ेगा, और अगर कहीं कपड़ा फट गया है, उसमें कोई दरार वगैरह पड़ गई है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। Pockets are to be turned inside out, trousers and sleeves turned up. They must be examined and freed from dust, grit, soot, एक्सेट्रा। तो इस तरह क्या है, कपड़े को अच्छे से आपको देख लेना है कि कपड़े में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, जो पॉकेट्स हैं वो बाहर की तरफ हों, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से करके तब आपको कपड़े को स्टोर करना है। और क्लोथिंग शुड बी शेकन, ब्रश्ड, वॉश्ड, आयरन एंड फोल्डेड। तो सारे कपड़ों को आपको अच्छे से साफ़ करना है, आयरन करना है और उसको फोल्ड करके रखना है। पैक लूजली इन कबर्ड्स और ट्रंक्स। और इनको कबर्ड्स में या ट्रंक्स में आपको लूजली पैक करके रखना है, बहुत टाइट पैक नहीं करना है।
Too compact or tight packing may result in permanent creases sets at the fold of the fabrics. अगर आप बहुत टाइट कपड़े को पैक करते हो तो उससे क्या होता है, कपड़े पे क्रीजेस आ सकते हैं. The shelves, boxes or closet chosen for storing should be clean, dry and insect free, अवे फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. तो जो आपने क्लोजेट चुना है, जो अलमीरा चुना है, जो शेल्फ्स चुनी है, वो साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, कोई कीड़ा उसमें नहीं होना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पैकिंग शुड बी इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ वेरी लो ह्यूमिडिटी. तो जो पैकिंग है ना, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है ना वो लो हो. मतलब कपड़ा जो है वो सूखी हुई जगह पे रखना चाहिए. कपड़े रखने वाला जो स्टोरेज वाला जगह होना चाहिए ना, वो सूखा होना चाहिए. और इसके अलावा कपड़े को जो अलग अलग कपड़े हैं उनको अलग अलग तरह से स्टोर करना होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फाइबर पे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फैब्रिक केयर. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैब्रिक की केयर को अफेक्ट करते हैं. द सिलेक्शन, यूज़ एंड केयर ऑफ फैब्रिक डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. देखो, आप कैसे कपड़े को सेलेक्ट करोगे, यूज़ करोगे, उसकी केयर करोगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फाइबर कंटेंट, yarn structure, fabric construction, color application and finishing are the important factor considered फॉर द प्रोडक्ट. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे फाइबर कंटेंट हो गया कि फाइबर कैसे बना है, यार्न का स्ट्रक्चर कैसा है, फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, कौन सा कलर उस पर अप्लाई किया गया है, किस तरह का कलर है, किस तरह की फिनिशिंग की गई है, ये सब फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं कपड़े के सिलेक्शन के टाइम पे, उसको यूज़ करने के टाइम पे, इवन उसकी केयर करने के टाइम पे भी. Each type of fabric has its own individual characteristics and hence need specific care. तो हर तरह के जो फैब्रिक है ना, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसी हिसाब से उसको केयर देने की ज़रूरत होती है. फाइबर ऑफ विच फैब्रिक आर मेड इन्फ्लुएंस देयर केयर रिक्वायरमेंट एज शोन इन टेबल 2. तो डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फाइबर से बने होते हैं और इसी पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह की केयर उसको देनी है. मतलब जैसा फाइबर होगा उसी तरह की केयर उसको देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम इस टेबल में यही पढ़ेंगे कि कैसा फाइबर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसको किस तरह की केयर की ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले है कॉटन एंड लिनन. तो देखो, कॉटन और लिनन की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं और जब गीले होते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. कैन विथस्टैंड हार्ड फ्रिक्शन. तो ये जो फ्रिक्शन को है, मतलब जैसे बहुत तेज़ से अगर आप इनको रगड़ भी दो ना, तभी भी ये उसको जो है सह सकते हैं. इसके अलावा क्या इसमें और प्रॉपर्टीज़ हैं. रेसिस्टेंट टू एल्कलाइज. अब एल्कलाइज के लिए ये रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब एल्कलाइज पे इन पे बहुत ज़्यादा असर बुरा नहीं पड़ता. कैन बी ईजिली वॉश्ड विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट. अच्छे से स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट से इनको धोया जा सकता है. कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं और इनको बॉयल भी किया जा सकता है. रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ब्लीचेस. एसिडिक सब्सटेंसेस वीकन द फाइबर. तो इन पे जो है सॉल्वेंट्स का, ब्लीचेस का कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन एसिड से ये वीक हो सकते हैं. ठीक है, एल्कलाइज का इस पर बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन एसिड से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. गेट crushed easily, have to be ironed properly to remove the wrinkle. तो देखो, इन पे रिंकल आसानी से पड़ जाते हैं, इसी वजह से इनको आयरन करने की ज़रूरत होती है कि अच्छे से इनको आयरन किया जाए. फंगस एंड मिल्ड्यू में अटैक दैम. इन पे फंगस और मिल्ड्यू का अटैक हो सकता है, तो इसी वजह से इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. इफ़ हैविली स्टार्च इट कैन बी अटैक्ड बाय सिल्वर फिश. और अगर बहुत ज़्यादा स्टार्च दिया गया है कॉटन या लिनन में तो इस पर सिल्वर फिश का भी अटैक हो सकता है. तो बहुत ज़्यादा स्टार्च दे के भी इसको स्टोर नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है, अब केयर और मेंटेनेंस पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ तो हैं कॉटन और लिनन की, किस तरह के केयर की ज़रूरत होगी ये यहाँ पे बताया गया है. एसिडिक रीएजेंट्स used should be rinsed and neutralized. तो जो एसिडिक रीएजेंट्स हैं इनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए. मतलब बहुत हार्ड एसिड इस पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एसिड का इस पर बुरा असर पड़ता है. नीड टू बी डैम्प फॉर आयरनिंग और मे
स्कॉच। तो यहाँ पे जब आयरन करना है तो इसको थोड़ा सा गीला करने की भी ज़रूरत होती है। शुड बी कम्प्लीटली ड्राई एंड स्टोर इन लो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर। पूरी तरह से इन कपड़ों को सुखाना है और जो लो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे नमी कम हो, ऐसी जगह पे इसको स्टोर करना है। नीड टू बी डी स्टार्च्ड इफ स्टोर्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। अगर बहुत लंबे समय के लिए इनको स्टोर करना है तो इसको, इसका जो स्टार्च है उसको हटाना पड़ेगा, इसको डी स्टार्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कॉटन और लिनन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारा उल। उल क्या होता है? ये वीक फाइबर होता है और जब ये गीला होता है ना तो इसकी वीकनेस जो है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। ईजिली डैमेज बाय एल्कलाइन सब्सटेंसेस। एल्कलाइन सब्सटेंसेस से अच्छे से मतलब आराम से ये डैमेज हो सकता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट एंड स्टेन रिमूविंग एजेंट्स हैव नो डिलीटेरियस इफेक्ट। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट का और स्टेन रिमूविंग एजेंट का इस पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। व्हेन wool is subjected to mechanical action like agitation during washing, they have a tendency to felt and shrink। तो अगर इनको वॉशिंग की जा रही है, इनके ऊपर थोड़ा सा मैकेनिकल चीज़ें की जा रही हैं, तो हो सकता है ये श्रिंक हो जाए। इसी वजह से वॉशिंग के टाइम पे इसको ध्यान देना है, बहुत लंबे समय तक इसको पानी में डुबा के नहीं रखना है। knitted article in wool can stretch out of shape while washing। तो जो knitted articles होते हैं, मतलब जिनको सिला नहीं गया है, जिनको हाथ से बुना गया है, जैसे हमारे स्वेटर्स होते हैं जो मम्मी लोग बनाती हैं घर पे, उनमें क्या होता है, उनमें स्ट्रेच होने का खतरा ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी वो फैल जाते हैं। इसी वजह से वॉशिंग के टाइम पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इनका शेप क्या हो जाए, बिगड़ जाए। हैज़ गुड रेजिलेंस एंड डज नॉट रिंकल, मे नॉट रिक्वायर आयरनिंग। रेजिलेंस इनमें अच्छी होती है, इसी वजह से इनमें सिकुड़न नहीं आती और इनको आयरनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उल प्रोटीन इज़ पर्टिकुलरली susceptible to damage by insect like cloth moths and कारपेट बीटल्स। तो ये जो है ना, ये जो वुल प्रोटीन है ना, इस पे इंसेक्ट के हमले का खतरा रहता है। जैसे जो मोथ्स होते हैं जो कपड़ों में लग जाते हैं, वो भी वुल प्रोटीन को पे हमला कर सकते हैं। कारपेट बीटल हैं, ये भी वुल प्रोटीन को ख़राब कर सकते हैं। तो कीड़े मकोड़ों का डर रहता है वुल पे, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है। तो देखो, यहाँ तक तो हमारा कॉटन का था, अब यहाँ से वुल का है। शुड बी हैंडल्ड जेंटली ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग। जब भी धुलाई हो रही है तो इसको अच्छे से, मतलब जेंटली इसको हैंडल किया जाना चाहिए, बहुत रगड़ के, बहुत ही हार्श तरीके से इसको नहीं धोना है। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट और सोप्स शुड बी अवॉइडेड। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट या सोप का इस पर यूज़ नहीं करना है। ब्लीचेस हैव टू बी यूज्ड विथ केयर। अगर ब्लीच यूज़ करना है तो उसको केयर के साथ यूज़ करना पड़ेगा। वॉशिंग इन कोल्ड वाटर विथ मिनिमम हैंडलिंग इज़ एडवाइज्ड। इनको गर्म पानी में नहीं धुलना, नहीं तो इसमें रिंकल्स आ सकते हैं। तो इसको ठंडे पानी में धुलना चाहिए और अच्छे से इसको हैंडल करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनको रगड़ना नहीं है। An outline of the garment is made before washing and after washing the article is stretched back to the outline। तो धुलने से पहले एक आउटलाइन बना लेनी है और धुलने के बाद जो ये उलन आर्टिकल है इसको उसी आउटलाइन पे फैला देना है, ताकि कपड़े का जो शेप है वो वापस से आ जाए। नो डायरेक्ट आयरनिंग ऑफ द फैब्रिक, इफ़ नीडेड इट मे बी स्टीम प्रेस्ड। तो डायरेक्ट आयरन नहीं करना है उलन फैब्रिक को। अगर बहुत ज़्यादा नीडेड है आयरन करना तो आप उसको स्टीम प्रेस कर सकते हो। रिपीटेड स्प्रेइंग विथ केमिकल कैन प्रिवेंट द डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अगर आप इस पर केमिकल वगैरह डालते हो उलन फैब्रिक पे तो इनकी जो डैमेज है स्टोरेज के समय वो प्रिवेंट हो सकती है, मतलब डैमेज से इनको बचाया जा सकता है। नेप्थिलिन बॉल्स आर इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। तो अगर कीड़े न लगें, कीड़ों से बचाने के लिए नेप्थिलिन की बॉल्स, नेप्थिलिन की गोलियां इसमें डाली जाती हैं वुलन फैब्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिल्क की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग फाइबर बट
इट इज़ वीकर व्हेन इट इज़ वेट। तो देखो है तो ये स्ट्रांग, लेकिन जब ये गीला होता है तो ये वीक हो जाता है। केयरफुल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड इन वॉशिंग ऑफ सिल्क, इसीलिए धोते समय इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड इन द फिनिशिंग। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज का इस पे बुरा असर पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज से ये डैमेज हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड स्पॉट रिमूविंग एजेंट्स डू नॉट डैमेज सिल्क। तो जो ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होते हैं और स्पॉट रिमूविंग एजेंट्स होते हैं, ये सिल्क को डैमेज नहीं करते। डज नॉट स्ट्रेच और सिंक ऑन वॉशिंग, तो ये फैलता भी नहीं है वॉशिंग के समय पे, बहुत ज़्यादा सिकुड़ता भी नहीं है। हैज़ मीडियम रेजिलेंस ड्यू टू विच इट रिंकल ड्यूरिंग यूज़। तो इसमें रेसिलेंस थोड़ी सी मीडियम होती है, मतलब ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, इसी वजह से रिंकल्स आ सकते हैं जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो। स्कॉचेज ईजिली इफ़ आयरन एट हाई टेम्परेचर यूजिंग ड्राई हीट। तो ये झुलस आसानी से ज़्यादा है अगर आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो मतलब इसको लो टेम्परेचर पे आयरन करने की ज़रूरत होती है। पर्सपिरेशन ऑल्सो डैमेज द फैब्रिक, पसीना है उसकी वजह से भी फैब्रिक डैमेज होता है सिल्क का। सिल्क गेट वीकेंड इफ एक्सपोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन सनलाइट, बहुत लंबे समय तक अगर इसको सनलाइट में रखा गया है तभी भी सिल्क जो है वो वीक हो सकता है। रेसिस्ट अटैक बाय मिल्ड्यू एंड बैक्टीरिया बट आर ईटन बाय कारपेट बीटल्स। तो देखो मिल्ड्यू और बैक्टीरिया का तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता इस पर बुरा, लेकिन कारपेट बीटल इसको ख़राब कर सकते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब इसमें कैसे आप इसको मतलब अच्छे से रखोगे, इसकी केयर कैसे करोगे वो देखो। ओनली जेंटल फ्रिक्शन शुड बी यूज्ड वाइल वॉशिंग, जब आप सिल्क को धुल रहे हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आपको फ्रिक्शन देना है, तेज़ नहीं रगड़ना, धीरे धीरे रगड़ना है। माइल्ड डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग, बहुत ज़्यादा कड़े डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना है, माइल्ड डिटर्जेंट का यूज़ करना है। ब्लीचिंग हैव टू बी यूज्ड विथ केयर, अगर आप ब्लीच कर रहे हो तो ब्लीच जो है केयर फुल तरीके से करो। नीड्स टू बी आयरन, आयरन की ज़रूरत होती है क्योंकि रिंकल्स इस पे पड़ते हैं। इट शुड बी थ्रोली डैम्प एंड आयरन एट लो टेम्परेचर, तो इसको आराम से गीला आप कर सकते हो पूरा और फिर इसको लो टेम्परेचर पे आयरन कर सकते हो। हाई टेम्परेचर पे आयरन नहीं करना क्योंकि इससे वो झुलस सकता है। नीड टू बी ड्राई क्लीन एंड एयर्ड प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज, तो ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है और अच्छे से इसको हवा देने की ज़रूरत होती है, सुखाने की ज़रूरत होती है स्टोरेज से पहले। शुड नॉट बी ड्राइड इन सन, सन में नहीं सुखाना है क्योंकि सन इसको कमज़ोर करता है। शुड नॉट बी स्टोर्ड इफ़ सॉइल्ड, अगर गंदे हैं तो इसको स्टोर नहीं करना है क्योंकि फिर बैक्टीरिया इस पर बैक्टीरिया तो नहीं, बैक्टीरिया उतना ज़्यादा इस पर लगते नहीं है, कारपेट बिटल का इस पर यूज़ हो मतलब इस पर हमला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेयॉन। रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट द रेयॉन्स इज रिलेटिवली लो एंड फर्दर डिक्रीजेज व्हेन द फाइबर आर वेट। तो रेयॉन की स्ट्रेंथ है ये अन्य फाइबर की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है और जब ये गीला होता है तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम हो जाती है। केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन, अगर आप इसको देखा जाए तो इसका केमिकली अगर देखा जाए तो ये कॉटन की तरह ही है, बट मे बी डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज से ये डैमेज हो सकता है। देखो कॉटन पे एल्कलाइज का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन रेयॉन पे अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज का यूज़ करोगे तो वो डैमेज हो सकता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड स्टेन रिमूविंग एजेंट्स। तो ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जा सकता है, स्टेन रिमूविंग एजेंट्स का भी यूज़ इस पर किया जा सकता है। रेयॉन श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, वॉशिंग के समय पे रेयॉन सिकुड़ता है थोड़ा सा। फैब्रिक्स मेड ऑफ रेयॉन टेंड टू रिंकल एंड स्ट्रेच ईजिली एज देयर इलास्टिक रिकवरी एंड रेजिलेंस आर लो। तो देखो इसमें इलास्टिक रिकवरी उतनी नहीं होती, रेजिलेंस भी इसकी कम होती है, जिसकी वजह से आयरन जो है वो सिकुड़ जाता है, या अगर आप उसको खींचोगे तो वो स्ट्रेच भी हो जाता है, फैल भी जाता है। माइल्ड्यू एंड सिल्वर फिश आर हार्मफुल टू रेयॉन, रेयॉन के लिए माइल्ड्यू और सिल्वर फिश हार्मफुल हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू हार्म बाय द रॉट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है उससे भी रेयॉन को हार्म हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस पर किस तरह का फिनिशिंग आपको करना है, किस तरह से इसकी केयर आपको करनी है। रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग इज इन लॉन्ड्रिंग, धोते समय इसको
केयरफुल होके धोना है क्योंकि ये गीले होने पे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इट इज़ सेफर टू यूज़ माइल्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोप्स और डिटर्जेंट का यूज़ इस पर नहीं करना है। केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल लॉन्ड्रिंग, धोते समय केयर की ज़रूरत होती है। हाउएवर इट इज़ ईजी टू आयरन, आयरन करना इसको ईजी होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये कॉटन की तरह ही होता है। शुड बी स्टोर्ड इन एब्सोल्युटली क्लीन एंड ड्राई कंडीशन एंड एटमॉस्फेयर, तो बहुत ही ड्राई एटमॉस्फेयर पे इसको स्टोर करना है, गीली जगहों पे स्टोर नहीं करना, मतलब जहाँ पे भी नमी है वहाँ पे इसको स्टोर नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी होती है और गीले होने पे भी इसकी स्ट्रेंथ ठीक ही होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एल्कलाइज बट एसिड्स में डिस्ट्रॉय द फाइबर। एल्कलाइज का तो इस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एसिड्स क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, स्टेन रिमूविंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड ब्लीचेस कैन बी यूज्ड सेफली। अगर आपको ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स का यूज़ करना है, स्टेन रिमूविंग एजेंट्स का यूज़ करना है, ब्लीचिंग का यूज़ करना है, तो आप क्या करो, उसको सेफली यूज़ करो क्योंकि उसका भी बुरा असर हो सकता है। कैन अब्जॉर्ब डर्ट फ्रॉम अदर सॉइल्ड आर्टिकल, अगर दूसरे कपड़ों के साथ इसको रख दिया जाए तो दूसरे कपड़ों का भी जो गंदगी है ये एब्जॉर्व कर लेता है। डज नॉट एब्जॉर्व वाटर एंड देयरफॉर ड्राइज अप क्विकली, वाटर को बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्व नहीं करता, इसी वजह से बहुत जल्दी सूख जाता है। सनलाइट इज डिस्ट्रक्टिव टू नायलॉन एंड कॉजेज अ मार्क्ड लॉस ऑफ स्ट्रेच आफ्टर एक्सटेंडेड एक्सपोजर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सनलाइट जो है ना नायलॉन के लिए हार्मफुल होती है। इससे क्या होती है, नायलॉन की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। नायलॉन इज हाईली रेसिस्टेंट टू अटैक बाय मोस्ट इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत ज़्यादा इस पे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा होता है, ना ही इंसेक्ट का इसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, मतलब दोनों इस पे कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं डालते। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है नायलॉन को। कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आपने एसिडिक रीएजेंट्स का यूज़ किया है इसमें तो आपको उसको अच्छे से धोने की ज़रूरत है क्योंकि एसिड का बुरा असर पड़ता है नायलॉन पे। शुड बी वॉश्ड सेपरेटली, सेपरेटली अलग से इनको धोना है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे कपड़ों की भी गंदगी को एब्जॉर्व कर लेता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर विंडो कर्टन्स और ड्रेपरीज, विंडो कर्टन के रूप में इसका यूज़ नहीं करना है आपको, ड्रेपरीज का मतलब भी कर्टन्स ही होता है। तो क्यों? क्योंकि सनलाइट से नायलॉन खराब हो जाता है, तो अगर आप इनका पर्दा खरीदोगे तो पर्दा भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन पॉलिस्टर इज़ वेट, कैन बी इजीली वॉश्ड। देखो पॉलिस्टर अगर गीला भी है तभी भी इसकी स्ट्रेंथ को कोई नुकसान नहीं होता, आसानी से इसको वॉश किया जा सकता है। गुड इलास्टिक रिकवरी एंड रेजिलेंस, इलास्टिक रिकवरी और रेजिलेंस है इसके अंदर, मतलब आराम से ये क्या कर सकता है, इलास्टिक को रिकवर कर सकता है, मतलब इसमें रिंकल्स नहीं आते, फैलता भी उतना ज़्यादा नहीं है, और अगर फैल भी गया है, इसको आप फैला भी दे रहे हो तो भी ये अपनी शेप वापस ले लेगा। डेवलप स्मॉल बॉल्स इन इट्स सरफेस विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, अब इसके सरफेस पे जो है स्मॉल बॉल्स बन जाती हैं जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब होता है ना, कभी कभी देखा होगा कपड़ों पे आपने कि वो जो धागे होते हैं वो इकट्ठा करके छोटे छोटे गोले बना देते हैं कपड़े की सरफेस पे, जो कि बहुत बेकार लगते हैं देखने में, और वो एक प्रॉब्लम होती है पॉलिस्टर के साथ। मॉइस्चर रीगेन ऑफ पॉलिस्टर इज़ वेरी लो, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली, तो ये जो है इसका मॉइस्चर रीगेन है ना ये बहुत ज़्यादा कम है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसी वजह से गर्मी के मौसम में ये अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता। इफ़ ऑयल ड्रिप्स और ड्रॉप्स ऑन दिस फैब्रिक इट रिफ्यूजेस टू पार्ट विद इट, तो देखो अगर इस कपड़े पे तेल गिर गया, पॉलिस्टर पे तेल गिर गया तो वो तेल का दाग जल्दी जाएगा नहीं। इट इज़ रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और इंसेक्ट्स का इस पे बुरा असर नहीं पड़ता, कीड़े इस पे जल्दी नहीं लगते। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब किस तरह की केयर की ज़रूरत होगी वो देखो। डज नॉट रिक्वायर हॉट आयरनिंग, हॉट आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें रिंकल्स उतना ज़्यादा पड़ते ही नहीं हैं, ये अपनी शेप आराम से ले लेता है। अकाउंट्स फॉर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट्स, गर्मियों में ये उतना आराम आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो पसीना भी ये नहीं सोखेगा। ऑयल स्टेन नीड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, तो अगर तेल का दाग लग गया है तो उसको केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है क्योंकि तेल का दाग जल्दी छूटता नहीं है।
ठीक है। इसके बाद है एक्रिलिक। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू कॉटन, इसकी स्ट्रेंथ जो है कॉटन की तरह ही होती है। हैज़ हाई इलोंगेशन विथ गुड इलास्टिक रिकवरी, सो इट डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो देखो कॉटन तो आराम से सिकुड़ जाता है, लेकिन इसमें हाई इलोंगेशन होता है, इलास्टिक रिकवरी भी अच्छी होती है, तो इस वजह से ये क्या है, ये सिकुड़ता नहीं है। मॉइस्चर रिगेन ऑफ एक्रिलिक इज लो एंड द फैब्रिक ड्राई क्विकली। तो ये जो है बहुत जल्दी सूख जाता है। It has good resistance to most alkalis and acids, and most of the dry cleaning solvent do not damage the fiber। तो ये ना इस पे एल्कलाइज का बुरा असर पड़ता है, ना एसिड का बुरा असर पड़ता है, और जो ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वो भी इसको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते, किसी का भी इस पे बुरा असर नहीं पड़ता। द फाइबर हैज़ एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू सनलाइट, सनलाइट का भी इस पे बुरा असर नहीं पड़ता, सोप्स का भी बुरा असर नहीं पड़ता, हर तरह के सोप्स आप इस पे यूज़ कर सकते हो। सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड ब्लीचेस का भी आप इस पे आराम से यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मोथ्स, कीड़े मकोड़ों का, मोथ्स का भी इस पे बुरा असर नहीं पड़ता। इट कैचेस फायर रेडली एंड अनलाइक अदर सिंथेटिक फाइबर कंटिन्यूज टू मेल्ट एंड बर्न। तो ये क्या है, ये आग को आसानी से पकड़ लेता है, और साथ ही साथ ये एक बार अगर इसमें आग पकड़ ली तो फिर ये जलता रहता है, जल्दी आग बुझती नहीं है। तो ये तो हो गई एक्रिलिक की प्रॉपर्टी। अब देखो कि इसको किस तरह के केयर की ज़रूरत होती है। कैन बी वॉश्ड ईजिली विदाउट एनी स्पेशल केयर, इसको आराम से आप किसी भी तरह के डिटर्जेंट में, सोप में धो सकते हो आप, क्योंकि उनका इस पर बुरा असर नहीं पड़ता। आप इसको एसिड, एल्कलाइज किसी से भी वॉश कर सकते हो, किसी चीज़ का भी इस पर बुरा असर नहीं पड़ता। केयर टू बी टेकन कैन प्रूव हैजार्डस फॉर चिल्ड्रन, लेकिन देखो इसमें आग आसानी से पकड़ लेती है, इसी वजह से ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर आग के पास जाएंगे तो फिर अगर इसमें एक बार आग लग गई तो फिर ये पिघलता जाता है, जल्दी ये बुझती नहीं है इसकी आग। ठीक है, तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है एक्रिलिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, साथ ही हमने ये देखा कि किस तरह के केयर की उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यार्न स्ट्रक्चर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।